जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 20 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 20 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस क्वेश्चन का पहला पार्ट देखा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग उस शिफ्ट के दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे, जहां पे हम लोग टोटल 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन बचा रह गया था। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये ऑलरेडी कल ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाला गया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 2 एम्पीयर विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है। प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 10 कूलम, दूसरा ऑप्शन है 2 कूलम, तीसरा ऑप्शन है 120 कूलम, चौथा ऑप्शन है 60 कूलम। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई 5 ओम का प्रतिरोध है और उस 5 ओम के प्रतिरोध से 2 एम्पीयर की धारा को प्रवाहित करा जाता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1 मिनट में उस प्रतिरोध से कितना आवेश प्रवाहित होगा। मेरे मित्र, यहाँ पे आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी यहाँ पे जो रेसिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम दिया हुआ है, तो ये 5 ओम प्रतिरोध जब दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग आवेश कैसे निकालेंगे। लेकिन जरा सा आप सभी क्वेश्चन के नेचर को समझेंगे तो क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई 5 ओम का प्रतिरोध है। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक रेसिस्टेंस है, और ये जो रेसिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना है, तो इस रेसिस्टेंस का वैल्यू है 5 ओम। फिर क्या कहा जा रहा है कि इस रेसिस्टेंस से 2 एम्पीयर की धारा को प्रवाहित किया जा रहा है। कितना एम्पीयर की धारा को प्रवाहित किया जा रहा है? 2 एम्पीयर की धारा को प्रवाहित किया जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1 मिनट में इसमें जो प्रवाहित होने वाला आवेश होगा, यानी कि इस 5 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाला जो आवेश होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आप सभी क्या समझेंगे, यहाँ पे आप सभी ये समझेंगे कि ये जो प्रतिरोध है ये आपका एक डिवाइस है। क्या है? एक डिवाइस है जिसका रेटिंग कितना है, तो 5 ओम है। और इससे क्या किया जा रहा है, तो सर 1 मिनट के लिए 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि आवेश की मात्रा कितनी होगी। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब ये आपका डिवाइस है तो जाहिर सी बात है कि इसके वैल्यू से हमको कोई लेना देना नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। ध्यान देंगे, इससे कितना धारा प्रवाहित हो रही है, आप कहेंगे 2 एम्पीयर। कितना समय के लिए, तो सर 1 मिनट के लिए। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका 1 मिनट है ये कितना सेकेंड हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये 60 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड हो जाएगा। तो आप हमको ये बताइए कि आपको यहाँ पे धारा मालूम है और समय मालूम है, तो आवेश कितना होगा नहीं निकाल लेंगे? आप कहेंगे सर आसानी से निकाल लेंगे। भाई मेरे, आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी आवेश के लिए फॉर्मूला होता है Q = IT, और I का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे 2 एम्पीयर। आपका टाइम कितना है, आप कहेंगे सर 60 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 120 कूलम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके क्वेश्चन में जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर इससे 2 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित हो तो इससे आवेश कितना प्रवाहित होगा, तो आप कहेंगे सर 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होगा। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे, इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि वो कह क्या रहा है, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे मित्र यहाँ पे परेशान भी हो जाते हैं कि गुरुजी यहाँ पे रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, धारा भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, आवेश कैसे निकलेगा, इसके लिए तो हमने कोई फार्मूला ही नहीं पढ़ा है। जबकि यहाँ पे बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है कि इस प्रतिरोध से धारा बह रही है 60 सेकेंड तक के लिए, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आवेश कितना बहेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होते हैं। CO + HO, दूसरा ऑप्शन है CO2 + H2O, तीसरा ऑप्शन है CO + H2O, चौथा ऑप्शन है CO2 + OH। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन में आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है। आप कहेंगे गुरुजी पहले ये बताओ कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। नो डाउट बहुत सारे मित्र हाइड्रोकार्बन के बारे में समझ रहे होंगे। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी वैसा कंपाउंड जिसका कंपोजिशन हाइड्रोजन और कार्बन होता है उसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है।
या फिर वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। और बेसिकली इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं। क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होता है, हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, पूर्ण दहन होता है, यानी कि जब हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबसन होता है, कंप्लीट कंबसन होता है, तब आपको प्रोडक्ट यानी कि रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है। आप कहेंगे सर इसको हम कैसे समझेंगे, आसानी से समझ सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, मीथेन की, CH4 की। मीथेन क्या है, आप कहेंगे कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ यौगिक है, सो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में जलाते हैं, यानी कि CH4 की अभिक्रिया जब आप ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, आप सभी याद रखना, ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्या फॉर्म करेगा, H2O फॉर्म करेगा, यानी कि वाटर रिलीज करेगा। और साथ ही साथ क्या रिलीज होगा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उष्मा भी रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, उष्मा भी रिलीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी ये जो अभिक्रिया हो रही है, चूंकि इसमें उष्मा निकल रहा है और साथ ही साथ क्या बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, तो क्या हम इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं, भाई मेरे बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि उष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, उष्मा निकलता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, आप कहेंगे सर रिएक्टेंट हो जाता है, और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। ये अभिकारक है, ये प्रतिफल है। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक साइड प्लस उष्मा लिखा हुआ है तो आप समझ जाना वो उष्माशोषी अभिक्रिया है। और अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साइड में प्लस उष्मा लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि रासायनिक अभिक्रिया उपरांत क्या मिल रहा है, उष्मा मिल रहा है। इसीलिए ये जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगा, आप कहेंगे कि सर उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। तो मतलब साफ है कि हाइड्रोकार्बन का जलना एक उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। और जब ये पूर्ण रूप से जल जाएगा, जब इसका पूर्ण दहन होगा, तब ये क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करेगा। तो आप देख लीजिए कि आपके क्वेश्चन के किस ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दिया हुआ है। आप कहेंगे सर ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो भाई मेरे सही आंसर भी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी ही है। अब आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि आपने यहाँ पे पूर्ण दहन की बात करा और ये रिएक्शन लिख दिया, तो पूर्ण दहन का वास्तविक अर्थ क्या होता है। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कोई भी चीज़ अगर ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में जलता है, क्योंकि आप सबों को मालूम होगा कि जलने के लिए क्या चाहिए, तो सर ऑक्सीजन चाहिए। जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बगैर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज़ जल ही नहीं सकता है। तो जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में कोई भी चीज़ जलता है, तब उस प्रक्रिया को या फिर उस दहन को क्या बोला जाता है, सर कंप्लीट कंबसन यानी कि पूर्ण दहन बोला जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जहाँ पे भी पूर्ण दहन की बात की जाएगी, कंप्लीट कंबसन की बात की जाएगी, तो आप क्या कहेंगे, ये जो अभिक्रिया होगी या फिर ये जो जलने की प्रक्रिया होगी, दहन की प्रक्रिया होगी, वो ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में होगी। क्या होगी, ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में होगी। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो ठीक है, इसको हमने समझ लिया कि जहाँ भी पूर्ण दहन की प्रक्रिया होगी वो ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में होगी। प्रोडक्ट के रूप में हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ ही क्या मिलेगा, उष्मा मिलेगा। लेकिन अगर बात करी जाएगी अपूर्ण दहन की, किसकी बात की जाएगी, अपूर्ण दहन की, जिसको हम लोग इंग्लिश में इनकम्प्लीट कंबसन कहते हैं, तब इसको हम कैसे समझेंगे, चला इसको भी आसानी से समझ लेंगे। ध्यान में रखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपूर्ण दहन मतलब आधा सीधा जलेगा। तो कोई भी चीज़ अगर ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा में जलता है, यानी कि ऑक्सीजन की जितनी मात्रा उस कंबसन को होने के लिए चाहिए उतना नहीं है, कम है, तब वो जो आपका दहन होगा वो क्या कहलाएगा, अपूर्ण दहन होगा। मतलब साफ है कि ये पर्याप्त मात्रा में होगा, जबकि ये क्या होगा, तो सर अपूर्ण दहन की जो प्रक्रिया होगी वो अपर्याप्त मात्रा में होगा। क्या होगा, अपर्याप्त मात्रा में होगा, अपर्याप्त मात्रा में होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा में होगा। तो आप सभी अब डिफाइन भी कर सकते हैं कंप्लीट कंबसन और इनकम्प्लीट कंबसन को। कैसे, तो आप कहेंगे कि वैसा कंबसन जो ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में होता है उसको पूर्ण दहन यानी कि कंप्लीट कंबसन बोला जाता है, और वैसी दहन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा में होगा उसको क्या बोला जाएगा, तो सर उसको इनकम्प्लीट कंबसन बोला जाएगा। जब कंप्लीट कंबसन होगा, प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो सवाल ये है कि गुरुजी जब इनकम्प्लीट कंबसन होगा तब हमको क्या मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे उष्मा तो यहाँ भी निकलेगा। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
बट व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा? तो भाई मेरे ध्यान में रखेंगे, अगर हम लोग मीथेन को क्या करते हैं, सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के कुछ मात्रा में, यहां पे हम लिख दे रहे हैं सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सम अमाउंट मतलब क्या हुआ, कुछ मात्रा बोले तो अपर्याप्त, सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे ब्रैकेट में मैं ऑक्सीजन भी लिख दे रहा हूं। तो जब आप इसी मीथेन को ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा में, यानी कि कुछ मात्रा में बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो क्या प्रोड्यूस होगा? तो गुरुजी कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या होगा? तो गुरुजी वाटर प्रोड्यूस होगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर इनकम्प्लीट कंबसन में कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, जबकि कंप्लीट कंबसन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्रोड्यूस होगा। तो आप ये प्रोडक्ट भी ध्यान में रखेंगे, आपके लिए जरूरी है। मेरे मित्र, आप सभी के एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई भी चीज का पूर्ण दहन होता है तो जलने की प्रक्रिया से आप कैसे समझेंगे वहां पे पूर्ण दहन हो रहा है कि वहां पे अपूर्ण दहन हो रहा है? पकड़ सकते हैं कैसे? तो जब कोई भी चीज आपका कंप्लीट कंबसन, यानी कि ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में जलेगा, तब जो उसका लौ होगा, फ्लेम होगा, वो कैसा होगा? ब्लू होगा, नीला होगा। जैसे आपके घर में एलपीजी जलता है, तो एलपीजी का कलर कैसा है सर? जब उसका फ्लेम की बात करते हैं तो वो कैसा दिखाई पड़ता है? आप कहते हैं सर ब्लू दिखाई पड़ता है। और जब आपका कहीं पे भी आपको पीला फ्लेम दिखाई पड़े, तब आप समझ जाना है कि वहां पे ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में दहन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। मतलब साफ है कि किसी भी चीज के जलने से जो उसका फ्लेम होता है, उसके रंग से हम ये पता कर सकते हैं कि वो हमारा कंप्लीट कंबसन है या फिर इनकम्प्लीट कंबसन है। हमेशा माइंड में रखेंगे कि जहां भी पूर्ण दहन की प्रक्रिया होगी तो क्या आपको कौन सा फ्लेम दिखेगा? आप कहेंगे कि पूर्ण दहन की प्रक्रिया नीली लौ के साथ क्या होगी? संपन्न होगी। पूर्ण दहन की प्रक्रिया में आपको कैसा लौ दिखेगा, कैसा ज्वाला दिखेगा? आप कहेंगे सर नीला। और अपूर्ण दहन की जो प्रक्रिया होगी, इसमें आपको कैसा ज्वाला दिखेगा? आप कहेंगे सर पीला, यानी कि येलो फ्लेम दिखेगा। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कंप्लीट कंबसन में जो आपको फ्लेम दिखेगा वो कैसा होगा? आप कहेंगे सर नीला। और इनकम्प्लीट कंबसन में जो आपको फ्लेम दिखेगा वो कैसा होगा? आप कहेंगे पीला। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? ऑप्शन दिया हुआ है भारहीनता, दूसरा ऑप्शन है आराम, तीसरा ऑप्शन है गति, चौथा ऑप्शन है कृतकार्य। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रहा होता है तो वो किस स्थिति में होता है? बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये मुक्त रूप से गिरने का मतलब क्या होता है? भाई मेरे, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। मुक्त रूप से गिरने का मतलब क्या होता है, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पीछे के सेशन में आपको बताया है। इसी को हम लोग इंग्लिश में फ्री फॉल कहते हैं। और क्या कहते हैं कि गुरुजी जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही होती है और उस पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा कोई और बल कार्य नहीं करता है, तब वस्तु को क्या कहा जाता है? मुक्त रूप से गिरना कहा जाता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही होती है और उस पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा और कोई बल कार्य न करे, तब जो आपका ऑब्जेक्ट का गिरना है क्या कहलाता है? मुक्त रूप से गिरना कहलाता है। और मुक्त रूप से गिरना केवल और केवल कहाँ पे संभव है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ निर्वात में संभव है। कहाँ पे संभव है? निर्वात में संभव है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही होती है तो वो किस स्थिति में होती है? ध्यान में रखेंगे कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही होती है तो वो भारहीनता की स्थिति में होती है, यानी कि वेटलेसनेस की क्या होती है? पोजीशन में होती है, स्थिति में होती है। आप कहेंगे कि सर ये भारहीनता का मतलब क्या हुआ? भारहीनता का मतलब हुआ कि सर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका भार क्या हो जाना? सर जीरो हो जाना, यानी कि शून्य हो जाना। वो भार को महसूस ही नहीं करेगा। आप कहेंगे सर क्या ये चीज़ हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, डेली लाइफ में होता है? हाँ सर होता है। कहाँ पे होता है? तो सर जब आपका लिफ्ट का रस्सी टूट जाता है, जब लिफ्ट का रस्सी टूट जाता है तो सर लिफ्ट जो है वो मुक्त वस्तु के भांति नीचे गिरना शुरू कर देता है। और उसमें जो व्यक्ति होता है, लिफ्ट में जो व्यक्ति होता है, उसका वेट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और यही स्थिति क्या कहलाती है? भारहीनता, यानी कि वेटलेसनेस कहलाती है।
तो आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मुक्त रूप से गिरने का मतलब हुआ जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा होगा और उस पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अलावे और कोई बल कार्य नहीं कर रहा होगा, तो वस्तु फ्री फॉल के रूप में गिर रही है। ये कहाँ पे संभव है, केवल निर्वात में संभव है। और मुक्त रूप से गिरने के दौरान वस्तु की स्थिति कैसी होती है, तो सर भारहीनता की होती है, यानी कि वेटलेसनेस होता है, यानी कि जो वस्तु होता है उसका जो भार होता है वो जीरो हो जाता है। और ये चीज़ आपको आपके प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे कि जब हम लोग लिफ्ट में चढ़ेंगे और लिफ्ट की रस्सी अचानक से टूट जाएगी तो जो हमारा भार होगा लिफ्ट में उस वक्त वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिफ्ट जो है वो मुक्त वस्तु के भांति गिरना शुरू कर देगा, जिस वजह से जो हमारा वेट होगा वो क्या होगा, जीरो महसूस होगा। और यही स्थिति क्या कहलाती है, भारहीनता कहलाती है। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे कि सर भारहीनता जो है वो हमारे पहले ऑप्शन में है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश, ऑप्शन दिया हुआ है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, दूसरा ऑप्शन है उसका मान शून्य होगा, तीसरा ऑप्शन है वह नियत रहेगा, चौथा ऑप्शन है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पे कार्य किया जा रहा है उसकी ऊर्जा क्या होगी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर कार्य का मान धनात्मक होगा तो जिस सिस्टम पे कार्य किया जा रहा है उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो सीधे सीधे आपके इस क्वेश्चन की सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है मादा युग्मक, दूसरा ऑप्शन है जुगेमेट, तीसरा ऑप्शन है नर युग्मक, चौथा ऑप्शन है समयुग्मक। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जो जनन कोशिका होती है उसको क्या बोला जाता है। आप कहेंगे सर पहले ये बताओ ये भ्रूण क्या होता है। तो भाई मेरे आप सभी अपने माइंड में रखेंगे कि भ्रूण को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे गुरुजी इसी को हम लोग एम्ब्रायो कहते हैं। अच्छा ये होता क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि प्राणी के विकास का आरंभिक अवस्था, प्राणी के विकास का आरंभिक अवस्था क्या कहलाता है। आप कहेंगे भ्रूण कहलाता है। क्या ध्यान में रखेंगे कि प्राणी के विकास का जो आरंभिक अवस्था होता है उसी को क्या बोला जाता है, भ्रूण यानी कि एम्ब्रायो बोला जाता है। आप कहेंगे सर ये एम्ब्रायो कब फॉर्म होता है। तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम होगा कि जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है इसमें डबल पेरेंट की ज़रूरत होती है। एक आपका क्या होता है, मेल पेरेंट होता है, दूसरा क्या होता है, फीमेल पेरेंट होता है। नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि मेल में क्या होता है, आप कहते हैं मेल गैमेट होता है। और यही मेल गैमेट क्या कहलाता है, तो गुरुजी ये मेल का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। जबकि फीमेल में क्या होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी फीमेल गैमेट होता है। क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। और फीमेल गैमेट ही क्या कहलाता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कहलाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल किसको बोलते हैं, तो आप कहते हैं सर ओवम को बोलते हैं। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जब फीमेल के बॉडी में स्पर्म और ओवम उसके फैलोपियन ट्यूब में जाकर के डिफ्यूज हो जाता है तब क्या फॉर्म होता है, तो जाइगोट फॉर्म होता है। और यही जाइगोट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मज कहते हैं, बाद में चल करके किस में बदल जाता है, तो गुरुजी भ्रूण में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, भ्रूण में बदल जाता है, जो कि क्या है, प्राणी के विकास का आरंभिक अवस्था है। और फिर यही धीरे धीरे विकसित होकर के किस में बदल जाता है, तो सर न्यू बॉर्न बेबी में बदल जाता है। जरा सा आप हमको ये बताओ ये जो एम्ब्रायो है इसका विकास कहाँ पे हो रहा है, तो आप कहेंगे सर ये तो फीमेल के बॉडी में होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए भोजन और इसके लिए पोषण का काम किसके द्वारा किया जाएगा, आप कहेंगे फीमेल के बॉडी के द्वारा किया जाएगा। फीमेल के बॉडी में किसके द्वारा, तो आप कहेंगे सर उसका जो रिप्रोडक्टिव सेल होगा उसके द्वारा। तो क्वेश्चन भी तो आपसे यही पूछा जा रहा है, क्या आपसे करा जा रहा है कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है। आप कहेंगे भ्रूण का विकास जो है वो फीमेल के बॉडी में होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए पोषण और इसके लिए भोजन संग्रह का काम किसके द्वारा किया जाएगा, तो मादा जनन कोशिका के द्वारा किया जाएगा। और मादा जनन कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी फीमेल गैमेट कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं।
क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि स्केलेनकाइमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है। बताइए, नहीं बनेगा? आसानी से बन जाएगा सर। पीछे के सेशन में कई बार मैंने डिस्कस करा है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू व्हाट। बताइए, नहीं बनेगा? आसानी से बन जाएगा सर। आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके बताइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक टोस्टर, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक केतली और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक घंटी। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एप्लियंसेज है जो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित नहीं है। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार गर्म हो जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। जिसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो हमारे डेली लाइफ में अलग अलग तरह के यूज़ होने वाले एप्लियंसेज में होता है। जैसे आपका जो आयरन है उससे आप कपड़ा को आयरन कब करते हैं, तो आप कहते हो सर जब आयरन गर्म हो जाता है। तो ये जो आपका आयरन है वो किस पे आधारित है? आप कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। क्यों? क्योंकि आयरन को जब तक बिजली नहीं देंगे तब तक वो गर्म होगा। आप कहेंगे सर नहीं गर्म होगा। अब इसकी बात मत कीजिएगा कि जो कोयला वाला आयरन होता है सर वो दूसरा चीज़ हो जाता है। जो इलेक्ट्रिक आपका आयरन होता है उसको जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो सर उसका कॉइल गर्म हो जाता है और उसी कॉइल के गर्म होने से आप क्या करते हो, आप अपने कपड़ा को आयरन कर पाते हो। मतलब साफ है कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो किस पे आधारित है? आप कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आधारित है। और इसी तरह से जो आपका इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है वो भी किस पे आधारित होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आधारित होता है। और साथ ही आपके ऑप्शन में जो इलेक्ट्रिक केतली दिया हुआ है, यानी कि जो बिजली से आप चाय वगैरह बनाते हो, जो मग आता है आपका जिसमें पानी वगैरह गर्म करते हो, वो भी किस पे आधारित होगा? तो आप कहेंगे सर पानी गर्म करेंगे तो जब वो गर्म होगा तभी ना होगा। तो साफ है कि वो भी किस पे आधारित होगा, तो सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आधारित होगा। लेकिन आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो डोरबेल होता है, किसी के दरवाजे पे जाते हो और घंटी जो बजाते हो सर, वो किस पे आधारित होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक घंटी बोलते हैं। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, ये तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आधारित है। दूसरा ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रिक टोस्टर, आप कहेंगे सर ये भी आधारित है। तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक केतली, ये भी क्या है सर, आधारित है किस पे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिक डोरबेल होता है या इलेक्ट्रिक घंटी होता है वो किस पे आधारित होता है? तो आप सभी याद रखेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित होता है। तो आप बताओ आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, ना हो तो स्टार मार्क दे करके लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक बेल या फिर डोर बेल किस प्रभाव पे आधारित होता है? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट पे आधारित होता है, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित होता है। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जो घरों में सुरक्षा फ्यूज होता है वो किस पे आधारित होता है? तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर। लेकिन घरों में जो MCB होता है, जिसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोला जाता है, किस पे आधारित होता है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को डैश कहा जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मेंडलीव का आवर्त सारणी हो या फिर आधुनिक आवर्त सारणी हो, आपके आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखाएं हैं, आपके आवर्त सारणी में जो इस तरह की क्षैतिज रेखाएं हैं, एकरे हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि सर ये जो क्षैतिज रेखा है ये क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। और इस तरह की जो आपको उदग रेखाएं दिखाई पड़ती है, इस तरह की जो कॉलम दिखाई पड़ती है, ये क्या है? तो आप कहेंगे वर्ग। क्या है? वर्ग। चाहे मेंडलीव का आवर्त सारणी हो या फिर आधुनिक आवर्त सारणी हो, जो आपका क्षैतिज रेखा होगा उसको क्या कहेंगे? आवर्त। और जो आपका उदग रेखा होगा उसको क्या कहेंगे? वर्ग।
क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को डैश कहा जाता है। आप क्या कहेंगे? आवर्त कहा जाता है। पूछा जाता उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? आप कहते हैं वर्ग कहा जाता है। सही आंसर सर आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रतिध्वनि, तीसरा ऑप्शन है कंपन, चौथा ऑप्शन है संपीड़न। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। भाई मेरे आप जरा सा हमको ये बताओ कि जो आपका ध्वनि है ये किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है? आप कहेंगे गुरुजी ये अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। और अनुदैर्घ्य तरंग जब एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करती है तो कैसे करती है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी अनुदैर्घ्य तरंग जो है एक जगह से दूसरी जगह संपीड़न और विरलन के रूप में क्या करती है? गमन करती है। जबकि अनुप्रस्थ तरंग तो आप कहते हैं सर वो क्रेस्ट और टर्फ के रूप में एक जगह से दूसरी जगह गमन करती है, यानी कि श्रृंग और गर्त के रूप में एक जगह से दूसरी जगह गमन करती है। जबकि अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है वो संपीड़न और विरलन के रूप में क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह गमन करती है। ध्यान में रखेंगे कि जो संपीड़न वाला एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है? तो आप कहेंगे वहाँ पे सर दाब ज़्यादा होता है और घनत्व क्या होता है? तो सर घनत्व ज़्यादा होता है। लेकिन जो विरलन वाला एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है? तो दाब एवं घनत्व कम होता है। दाब एवं घनत्व कम होता है। दाब एवं घनत्व क्या होता है? कम होता है। आप कहेंगे समझेंगे इसको कैसे? तो मेरे मित्र आप सभी डायग्राम देख रहे होंगे नीचे में क्या है? तो सर आप एक जगह देख रहे होंगे कि जो कणों का घनत्व है वो क्या है? सर ज़्यादा है। और जहाँ पे कणों का घनत्व ज़्यादा है वहाँ पे क्या है सर? तो दाब भी ज़्यादा है। और आप देख रहे होंगे कि एक जगह पे आपका कण जो है वो कम घना नज़र आ रहा होगा। मतलब ये हुआ कि वहाँ पे दाब भी कम है और वहाँ का घनत्व भी कम है। और जिस रूप में आप डायग्राम को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं वही क्या है सर? तो ध्वनि का संचरण है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह गमन करती है तो वो संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करती है। संपीड़न को हम लोग इंग्लिश में कंप्रेसेशन कहते हैं और विरलन को हम लोग इंग्लिश में रेरफैक्शन कहते हैं। तो जहाँ पे संपीड़न होगा वहाँ पे दाब और घनत्व ज़्यादा होगा और जहाँ पे विरलन होगा वहाँ पे दाब और घनत्व क्या होगा? कम होगा। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। अब आप बताओ कि जहाँ पे आपका उच्च घनत्व होगा वो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे सर जब घनत्व ज़्यादा होगा संपीड़न में तो जाहिर सी बात है कि हम इसको उच्च घनत्व भी बोल सकते हैं। तो आप बताओ कि सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर संपीड़न ही ना आंसर होगा। तो सही ऑप्शन सर आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है हीलियम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है पानी। आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ध्यान देंगे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है हीलियम, क्या कहेंगे कि गुरुजी तत्व है। दूसरा ऑप्शन है कॉपर, क्या कहेंगे? तत्व है। तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, क्या कहेंगे सर? तो सर आप कहेंगे ये भी तत्व है। मेरे मित्र ध्यान देंगे ये C4 नहीं है, ये कॉपर है Cu, ठीक है? तो आप लोग C4 मत समझ जाना। तो हीलियम, कॉपर और ऑक्सीजन तीनों क्या हैं? आप कहेंगे सर परमाणु के रूप में हैं और ये क्या हो जाएंगे? तो सर तत्व होंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी तत्व का ही सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? सर परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन में पानी दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी के सूत्र में दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब दो तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में जुट जाते हैं तब वो क्या हो जाता है? तो सर वो यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जहाँ भी दो तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में जुट जाते हैं तो जुटने से जो आपको नया पदार्थ मिलता है वही क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। तो आपका जल क्या है? यौगिक है। हीलियम क्या है? तत्व। कॉपर क्या है? तत्व। ऑक्सीजन क्या है? तत्व। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में जुट करके
यौगिक का निर्माण कर रहा है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है भार के विचार से, तो आप कहेंगे सर कई बार याद किए हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के विचार से अनुपात होता है वो 1:8 होता है। कितना होता है? 1:8 होता है, यानी कि 1 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग क्या होता है सर? ऑक्सीजन होता है। तो मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो जब तत्व नहीं होगा तो यौगिक होगा। ये तीनों तत्व है जबकि क्या है सर? यौगिक है। सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन दिया हुआ है द्विखंडन, दूसरा ऑप्शन है अलैंगिक, तीसरा ऑप्शन है पुनर्जनन, चौथा ऑप्शन है लैंगिक। याद कीजिए पीछे के सेशन में मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, बगैर क्वेश्चन के मैंने आपको बताया था कि आप इस पॉइंट को भी याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो पता चल जाएगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहरहाल उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।